रजवाना, रजवाना। हेलो रजवाना, काफी दिनों बाद। हेलो सर, हेलो सर, गुड इवनिंग। चलो शुरू करते हैं। अरे 2 क्लासेस से बहुत नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा था यार। आज थोड़ा स्टेबल लग रहा है मेरे को। डिले नहीं करते हैं, फिर खराब ना हो जाए। स्क्रीन दिख रहा है? दिख रहा है। आवाज क्लियर है? आवाज वगैरह क्लियर है? आवाज क्लियर है और क्लियर? शुरू करें? चलो। लास्ट क्लास में कुछ चीजें बताया था, लेकिन वो रिकॉर्डिंग हट गया है, तो वापस से थोड़ा कर देता हूँ। रिजवाना भी नया है, अभी आया है। ठीक है। तो लेट्स डिस्कस। देखो, जैसे बात करते हैं कि क्या बोलता है कि अकॉर्डिंग टू द conservation of international, a region must be fulfilling the following two criteria to qualify as a hotspot। अब हम पढ़ क्या रहे हैं? हमने बायोडाइवर्सिटी के कंजर्वेशन पढ़ लिए थे लास्ट क्लास में। अब हम पढ़ रहे हैं बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के बारे में। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। ठीक है। हम पढ़ रहे हैं बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के बारे में। करेक्ट। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के बारे में हम पढ़ रहे हैं। ओके। तो इसमें जैसे कि अगर हम बात करते हैं, द रीजन शुड हैव एटलीस्ट 1500 स्पीसीज ऑफ वैस्कुलर प्लांट्स। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट बनने के लिए तुम्हारे पास क्या क्राइटेरिया होना चाहिए? 1500 स्पीसीज ऑफ वैस्कुलर प्लांट्स होने चाहिए। ठीक है। बहुत जरूरी चीज है, 1500 स्पीसीज ऑफ वैस्कुलर प्लांट होने चाहिए। और क्या बोला है कि इट शुड हैव हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म। लास्ट क्लास में बताया था, जो वैस्कुलर प्लांट्स होते हैं उनमें क्या होते हैं? वैस्कुलर टिश्यूज होने चाहिए। वैस्कुलर टिश्यूज होने चाहिए। ठीक है। और वैस्कुलर टिश्यूज कौन होते हैं? जिसकी जाइलम है एंड फ्लोएम है। ठीक है। ये करते क्या है? ट्रांसपोर्ट करते हैं तुम्हारे मिनरल्स को, वाटर को, फूड को। ठीक है। ये तो वेरी क्लियर है, इसमें तो कुछ बताने की जरूरत नहीं है, ये सबको ही पता है, ऑलमोस्ट सबको पता है। ऑर्गेनिज्म, तो इस वर्ड को जब तुम सुनने जा रहे हो तो इसमें वो आता है वर्ड दैट इज कॉल्ड एज एंडेमिक स्पीसीज। एक वर्ड यूज होता है जिसको हम बोलते हैं एंडेमिक स्पीसीज। अब ये एंडेमिक स्पीसीज क्या होता है? तुमको क्या समझ में आता है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड? तुम लटक रहा है तो मैं आपको बता तो दो।
ठीक रहेगा। हेलो। ठीक तो है, आवाज तो आ रही है। आपने आवाज तो आ रही है ठीक ठाक। स्क्रीन कहाँ लटक गया है? स्क्रीन तो मेरे को ठीक ठाक दिखा रहा है। इधर तो ठीक ही है। इधर तो सब ठीक है। हाँ, आवाज तो आ रही है। मैं भी जान रहा हूँ आवाज आ रही है। ये ऐप में ना कुछ इशू हो गया है, जैसे ही कटता है ना क्लास। अब देखो आ रहा है। अब क्लियर है शायद। अब क्लियर होगा। हम्म। तो जैसा कि यहाँ तुम देख सकते हो कि ये क्या बोल रहा है। हमने एंडेमिक स्पीसीज की बात की, तो एंडेमिक स्पीसीज उसने बोला कि तुम्हारा एंडेमिक स्पीसीज क्या होता है कि वो स्पीसीज जो कि एक नेटिव रीजन के बासिंदे हैं। ठीक है। एक नेटिव, एक नेटिव स्पीसीज हु इज inhabiting a particular area। करेक्ट। यही है तुम्हारा क्या, एंडेमिक स्पीसीज। तो हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म होना चाहिए, मतलब ये नहीं है वो कहीं फैला हुआ है, तब तो वो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट बनेगा ही नहीं ना, खुद सोचो। कोई भी चीज बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट कब बनेगा? कोई भी चीज बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट तब बन सकता है जब वो एंडेमिज्म उसमें ज्यादा हो। क्योंकि अगर कोई भी स्पीसीज अगर इंडिया में भी मिल रहा है, अमेरिका भी मिल रहा है और जापान में भी मिल रहा है, तो तुम खुद सोचो ना वो कैसे एंडेमिज्म, कैसे वो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में आ सकता है? नहीं आएगा, क्योंकि वो तो हर जगह अवेलेबल है। एक जगह खत्म होगा तो दूसरे जगह पैदा हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सा चीज है, ये तो तुम समझते हो ना। इसी कंसेप्ट के बेसिस पे वो बना है। ये जो एंडेमिक स्पीसीज की बात कर रहा है वो इसी कंसेप्ट के बेसिस पे बना हुआ है। ये क्लियर समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? कृष्णा, रिजवाना, हेलो। आया या नहीं आया ये चीज समझ में? शिवाली, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में वो होते हैं जो कि मतलब जिनको एक्सटिंक्शन से बचाया जाता है, मोस्टली उन्हीं के लिए किया जा रहा है, नहीं तो करने का क्या ही मीनिंग है। ठीक है। व्हाट इज व्हाट इज प्रोटेक्ट करने की जरूरत ही क्या है ना? अगर वो नेटिव एक जगह का ना हो इनहेबिटिंग का, तो कोई मीनिंग ही नहीं है उसको बचाने का। अब बात आता है कि इट मस्ट कंटेन्स 30% और लेस ऑफ इट्स ओरिजिनल हैबिटेट, इट मस्ट बी थ्रेटेंड। मतलब कि 30% से लेस, मतलब समझते हो 70% जो है ना, वो क्या है? खत्म, एक्सटिंक्ट के कगार पे है। एक्सटिंक्शन हो चुका है उसका, एक्सटिंक्शन खत्म हो चुका है।
70% अगर खत्म हो चुका है तो भी प्रॉब्लम है, 70% अगर ओवर हो गया है देयर इज इशू, 20% ओवर नहीं होना चाहिए, करेक्ट। फिर क्या आता है कि फॉलोइंग द क्राइटेरिया must be of an area to be declared as biodiversity hotspot, there are major 4 biodiversity hotspot in India। इन सब क्राइटेरिया को सोचते हुए 4 मेजर बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट बनाए गए, जिनमें से कौन है, हिमालय है पहला, दूसरा तुम्हारा है इंडो बर्मा रीजन, तीसरा है वेस्टर्न घाट और चौथा है सुंडरलैंड। ठीक है, ये तुम्हारे क्या है, 4 evenness across the species are the 2 factors that make up the concept of biodiversity। बायोडाइवर्सिटी का जो कंसेप्ट है ये इन दोनों पे बेस्ड है, किस पे, एक तो रिचनेस और दूसरा इवेननेस ऑफ स्पीसीज, इन दोनों फैक्टर्स पे वो डिपेंड। ठीक है, रिचनेस और इवेननेस, ठीक है, स्पीसीज का फैक्टर पे क्यों डिपेंड करता है, कंसेप्ट क्या है। ठीक है, तो अगर हम, ठीक है, तो रिचनेस और इवेननेस का मीनिंग क्या होता है पहले ये समझना जरूरी है। पहला बात, रिचनेस का मीनिंग है कि स्पीसीज वहां मिलना चाहिए, मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पीसीज होना चाहिए किसी भी रीजन में, तभी उस स्पीसीज का रिचनेस वहां पे ज्यादा होगा। ठीक है, ठीक है, अभी ठीक है, क्या है,
अब शायद देखो आ गया होगा, अच्छा भी लग रहा होगा, अभी बफरिंग नहीं हो रहा होगा। रूटर ठीक करके आए हैं अभी तो। ठीक दिख रहा है वो? अब क्लियर होगी? अब तो वीडियोस क्लियर होने चाहिए। अब क्लैरिटी है ना? या अब भी लटक रहा है? इसलिए तो मैं रोक कर रहा हूँ, थोड़ा सा देख के कर रहा हूँ। क्या हो क्या रहा है, ये इंटरनेट में इतना इशू हो गया क्या? इतना इशू तो नहीं होना चाहिए इंटरनेट में। बफरिंग तो होता नहीं है। मेरे को ऐप में इशू लग रहा है, क्यों? क्योंकि मेरे को तो यहाँ कुछ भी नहीं प्रॉब्लम हो रहा है। मेरे को सब साफ साफ दिखा रहा है। इसकी क्लैरिटी घट जा रही है एक तो वीडियो की। क्लैरिटी नहीं रहेगी तो क्या दिखोगे? लेकिन अब ठीक होगा। सर बोल कर पढ़ा दो। अभी ठीक दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, ये बताओ। जितना हो पा रहा है ना उतना पढ़ लो। ठीक हो रहा है तो देख ही लो। चलो शुरू करते हैं। ठीक है। अब देखो, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पीसीज की जब वो बात करता है तब रिचनेस की बात करता है। और जब इवेननेस की बात करता है, इसका मीनिंग है कि जो स्पीसीज है वो इक्वली हर जगह में डिस्ट्रीब्यूटेड है या नहीं है। ठीक है। इवेननेस का मीनिंग ये होता है। तो इवेननेस और रिचनेस दो पैरामीटर हैं जो कि तुम्हारी बायोडाइवर्सिटी को डिफाइन कर रहे हैं। करेक्ट। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि सिंस ए हाई बायोडाइवर्सिटी लेवल इज जनरेटेड इक्वेटेड विथ इकोलॉजिकल हेल्थ, measuring biodiversity is extremely crucial। ठीक है। हाई बायोडाइवर्सिटी लेवल जो होता है वो बात ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इकोलॉजिकल हेल्थ मेंटेन करना जरूरी है। क्योंकि तुम जान ही रहे हो, अगर तुम्हारा फूड चेन सही से ना काम करे तो क्या बायोडाइवर्सिटी सरवाइव कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। ठीक है। तो इसीलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि तुम्हारा फूड चेन किस तरीके से एक्ट करता है। ठीक है। फिर क्या आता है कि डाइवर्सिटी इज जनरली सीन टू प्रमोट ए कम्युनिटीज स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी सही बात है, कम्युनिटी की स्टेबिलिटी उसके फूड चेन पे डिपेंड करती है, उसकी प्रोडक्टिविटी पे डिपेंड करती है कि तुम कितना पैदावार करते हो, अपने स्पीसीज की बढ़ावा कितना देते हो। ठीक है। और रेजिस्टेंस टू इन्वेजन, मतलब कोई बाहर से अगर कोई आ रहा है स्पीसीज, उससे डिस्टर्ब नहीं होगे, ये किस हद तक तुम मेंटेन कर पा रहे हो। और अदर डिस्टर्बेंसेस भी हैं, जैसे कैलामिटी वगैरह है, तुम्हारा नेचुरल कैलामिटी हुआ, मैन मेड कैलामिटी हुआ, ये सब अगर आ जाते हैं तो दैट कैन बी कॉजिंग डिस्टर्बेंसेस। ठीक है। एज अ रिजल्ट मेजरिंग द बायोडाइवर्सिटी इज यूजफुल फॉर असेसिंग द इकोलॉजिकल स्टेबिलिटी। सही बात है, ये सब तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है। बायोडाइवर्सिटी का डेफिनेशन बताने की जरूरत नहीं है, ये सब इजी है। ठीक है। बट हाँ, अब आता है थोड़ा स्टैट्स पे। क्या बोलता है कि IUCN 2004 estimates that there are currently somewhat more than 1.5 million plants and animal species। 2007 के जो स्टैट्स हैं वो यही बताते हैं कि 1.5 मिलियन प्लांट और एनिमल स्पीसीज मौजूद है पूरे पृथ्वी में। ठीक है। एनिमल स्पीसीज जो है दैट मेक अप मोर देन 70% ऑफ ऑल नोन स्पीसीज, while plant including algae, fungi, bryophytes,
जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म मेक अप 22% ऑफ द टोटल। ठीक है, तो इन टर्म्स ऑफ टैक्सोनॉमी डाइवर्सिटी इंसेक्ट्स जो है मेकअप मोर देन 70% ऑफ द एनिमल स्पीसीज। मतलब एनिमल के भी 70% जो है वो तुम्हारे इंसेक्ट्स हैं। तो सोचो कितना ज्यादा है। मतलब 70% तो इंसेक्ट ही है एनिमल में, बहुत ज्यादा है। क्यों? मच्छर कीड़ा ये सब तो खाते ही हम लोग को, मेकिंग देम मोस्ट डाइवर्स ग्रुप। ठीक है, बहुत ज्यादा डाइवर्स होते हैं कीड़ों में। ठीक है, ये तो तुम देखे ही हो, कीड़े जो होते हैं अलग अलग कलर के मिलते हैं, अलग अलग वेराइटी के मिलते हैं, अलग अलग स्पीसीज के मिलते हैं। ठीक है, तो कीड़े तो बहुत तरीके के, बहुत प्रजाति के होते हैं। ठीक है, फिर बात आता है कि इंडिया जो है, इंडिया इज ए होम टू अराउंड 7% ऑफ दी ऑल नोन स्पीसीज। ऑल नोन स्पीसीज का 7% कौन है? तुम्हारा इंडिया है। ठीक है, अमेजन रेन फॉरेस्ट इज दी होम टू दी वर्ल्ड ग्रेटेस्ट बायोडाइवर्सिटी, ये तुमको पता ही है। लेकिन इसमें दो वर्ड आता है, मैंने उस दिन भी पूछा था, दैट इज इकोलॉजिकल फुटप्रिंट एंड एक और वर्ड है जिसको हम बोलते हैं कार्बन फुटप्रिंट। दो वर्ड है, एक है इकोलॉजिकल फुटप्रिंट और दूसरा है कार्बन फुटप्रिंट। तो इन दोनों में डिफरेंसेस क्या है, कोई समझा पाएगा? अभी तक अगर पढ़े हो थोड़ा बहुत इन्वायरमेंटल साइंस, रिजवाना क्या तुम्हारा क्या है एटीट्यूड, क्या है, मतलब तुम क्या समझते हो इकोलॉजिकल फुटप्रिंट और कार्बन फुटप्रिंट के बारे में? अगर मैं तुमको पूछता हूँ, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस थिंग, बताओ। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इकोलॉजिकल फुटप्रिंट एंड कार्बन फुटप्रिंट, क्या समझते हो उसके बारे में? शिवाली, यही सब ना स्पार्किंग क्वेश्चन है, ये सब इंटरव्यू बेस्ड स्पार्किंग क्वेश्चन है, जो कि तुम्हारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। इसलिए यही सब डेफिनेशन तो ही तुमको पढ़ना जरूरी है, इसलिए बीच बीच में ना ऐसे चीजें पूछता हूँ, ताकि तुम उनके डिफरेंसेस बता सको या तो कुछ उसके बारे में स्टोरी बता सको जो तुमको पता है। अदरवाइज क्या फायदा होगा? पता है या नहीं है? नहीं पता है, नो सर बोलो, फटाफट आगे निकलो, इंतजार मत करो। तुम वो गूगल लैंग्वेज बोल दिए, समझ गया मैं। गूगल लैंग्वेज के अलावा कुछ और लैंग्वेज भी होता है यार, खुद का एक अपना लैंग्वेज भी होता है। गूगल से छाप के प्रिंट करके दे दोगे, ये सब थोड़ी कोई मीनिंग बनता है। तिवारी, गूगल का यूज थोड़ा कम किया करो, तुम्हारे सारे डेफिनेशन ना गूगल बेस्ड है। समझ के लिखो तो बनता भी है पढ़ के, गूगल बेस्ड छाप के दोगे तो फिर क्या मीनिंग है बताओ? ये क्या होता है? देखो, अमाउंट ऑफ सस्टेन स्पेसिफिक लाइफस्टाइल। ठीक है, डेफिनेशन गूगल, वो ये गूगल का है और उसमें भी गलतियां हैं। जरूरी नहीं कि नेचुरल रिसोर्स ही हो, जरूरी नहीं है कि नेचुरल रिसोर्सेज पे ही डिपेंड करे।
कहीं बोला गया है नेचुरल रिसोर्सेस ही होगा? इकोलॉजी में क्या एबायोटिक रिसोर्सेस नहीं आते हैं? सिर्फ बायोटिक रिसोर्सेस आते हैं? मैन मेड रिसोर्सेस नहीं आते हैं इकोलॉजी में? मैं बोल रहा हूँ ये डेफिनेशन तुमने नोटबुक में लिखा है, चाहे देख के बोल रहे हो या कहीं से बोल रहे हो, ये है गूगल का डेफिनेशन। गूगल के डेफिनेशन से हट के बात किया करो। ये कहीं ना कहीं गूगल में लिखा हुआ है, ये प्रिंट है। क्योंकि हम इन सब से नोट्स बना चुके हैं तो हमको पता है, इसीलिए हम बोल रहे हैं तुमको। थोड़ा अपने देसी लैंग्वेज में बताओ, मैं ये जानना चाहता हूँ। ठीक है, जब तक देसी लैंग्वेज में नहीं बोलोगे तो समझ में कैसे आएगा कि नहीं तुम समझ गए हो चीजें। ठीक है, तो ये अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज जो अवेलेबल है टू सस्टेन स्पेसिफिक लाइफस्टाइल, ये इसका सर कभी तो अप्रिशिएट कर दिया करो। अरे तुम सारे आंसर देते हो, वैसे ही तुम टॉपर हो। अप्रिशिएट क्या करना है? देखो शिवाली, एक चीज याद रखो, मैं तुमको अप्रिशिएट तो कर दूंगा। हर टीचर ऐसा ही होता है, बहुत से टीचर ऐसे होते हैं कि जो पैम्परिंग करते हैं, बहुत ज्यादा प्रेज करते हैं कि बच्चा अच्छा कर रहा है, बढ़िया कर रहा है। ठीक है, तुमको एक ही टीचर मिलेगा कल्याण सर जो तुमको ना डांटता रहता है। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि आज डांटेगा तो आगे चल के ना वो अच्छा करेगा। इसीलिए हम डांटते हैं, ऐसा नहीं बोलते हैं कि तुमको मतलब तुम पूरा ही बेवकूफ है, कुछ नहीं आता है, ऐसा तो नहीं बोलते हैं। ऐसा तो नहीं बोलते कि तुम मूर्ख हो, तुमको कुछ नहीं आता है, ऐसा कहीं बोला है क्या मैंने? मैं तुमको डांटता हूँ उसका कारण इसलिए है कि देखो, जितना आप अभी नहीं चाहिए सर आपकी अप्रिसिएशन, कृष्णा सही है जो नहीं बोलते। सर अभी अब नहीं चाहिए आपकी अप्रिसिएशन, कृष्णा सही है जो नहीं बोलते। अच्छा। अरे यार, ठीक है चलो, अप्रिशिएट कर देते हैं। अरे वाह वाह शिवाली, वाह क्या आंसर दिया है तुमने। चलो, कृष्णा भी तो आंसर देता है, ऐसा नहीं है कृष्णा नहीं देता है। अब देखो, डांटने में ना जो प्यार है वो किसी और में नहीं है। अगर डांटो ना तो प्यार नहीं बढ़ेगा। तुमने उस दिन रिक्वेस्ट किया कि सर G20 पढ़ा दो, मैंने पढ़ाया ना? मैं तुम्हारी रिक्वेस्ट रखी ना? चलो अभी सुनो, बातें सुनो, डांट भी सुनो, दिक्कत क्या है? या तुमको अच्छा नहीं लगता है डांट सुनना, बताओ? तो नहीं डांटेंगे शिवाली। बताओ, डांटना बंद कर दे क्या सबको? सर सभी डांटते ही रहते हैं। तुम मेरे को क्या प्रॉमिस किए हो? नोट्स भेजोगे, भेजा आज तक? मैंने टेलीग्राम में सबसे मांगा था कि भाई जो भी पढ़ रहे हो, अपना एक डिफाइंड ना टेलीग्राम में नोट्स भेजो मेरे को। कृष्णा मेरे से नोट्स मांगता है, भाई तेरा को फर्स्ट यूनिट के नोट्स में नहीं मिल रहे हैं। फर्स्ट यूनिट्स के तूने लिख के कोई नोट्स बनाए हैं ढंग के? आज तक तो मेरे को भेज के दिखाया नहीं हो। शिवाली का भी वही हाल है। क्या तुमने नोट्स बना के पीडीएफ बना के मेरे को दिखाए हो? टेलीग्राम में तो तुम लोग हो, पर्सनली भेजते क्यों नहीं हो मेरे को? मैंने इतना तुम लोगों से बोला है कि मैं अगर बिजी रहता हूँ, मैं अगर कहीं चला जाता हूँ, कहीं मतलब ट्रैवलिंग कर रहा होता हूँ या कुछ कर रहा होता हूँ, तो इसका मीनिंग ये नहीं है कि मेरे पास फोन नहीं होता है, या इसका ये मीनिंग नहीं कि मेरे पास टेलीग्राम नहीं होता है देखने को। क्या तुम लोग आज तक कभी डाउट्स पूछे हो टेलीग्राम में? क्या एक्सपेक्ट करते हो? किस तरीके से मैं बिहेव करूँ? वो टीचर और जो स्टूडेंट वाला जो कम्युनिकेशन है ना, वो घट रहा है। सिर्फ क्लास में ना मत घुसा करो कि क्लास में पढ़ो, क्लास में ही पढ़ के क्लास से पढ़ के निकल जाओ। नहीं होता है उससे जेआरएफ, उससे जेआरएफ नहीं होता है। सच बताएं, उससे जेआरएफ नहीं निकलेगा। तुम अगर थॉरो लिख लियो, सारे नोट्स बना लियो, तो मेरे को एक बार दिखा दो कि सर मैंने सारे नोट्स बना लिए हैं। टेलीग्राम में पीडीएफ बना के मेरे को भेज दो। इतना 100 टाइम्स मैं बोल चुका हूँ, आज तक किसी ने मेरे को भेजा ही नहीं। क्या बताऊं? रिजवाना आज आ रही है, मैं आई एम 100% श्योर उसने सारे वीडियोस नहीं देखे होंगे, अभी तक कंप्लीट नहीं किए होंगे। लाइव सेशन के जितने वीडियोस हैं उसने आज तक नहीं देखे होंगे, कंप्लीट नहीं किया होगा। 1 महीना हो गया है। ये यूनिट भी खत्म ही हो जाएगा कुछ दिन में, ज्यादा दिन थोड़ी रहेगा।
अब क्या सोच रहे हो, क्या तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो? कोई एक तो निकले, कोई एक तो निकले बढ़िया, जो कि नोट्स बनाए रेगुलरली। शिवाली तू क्लास डेली करती है, बट तेरे नोट्स नहीं है मेरे पास। मैं क्या समझू तू पढ़ रही है या नहीं पढ़ रही है, मेरे को कैसे पता चलेगा? तू बोल रही है कि मैंने कॉपी में लिखा है, भाई कॉपी में लिखे हो तो दिखाओ, क्या कॉपी में लिख रहे हो, क्या बना रहे हो, कैसे बना रहे हो? क्योंकि मेरे बनाए हुए नोट्स अगर तुम पढ़ के जाओगे तो ये इससे तुमको साइंस तो पता चल जाएगा, बट अपने बनाए हुए नोट्स से ना सेटिस्फेक्शन मिलता है कि मैंने ये भी ऐड किया, ये भी ऐड किया, एक्स्ट्रा कंटेंट भी ऐड किया, यहाँ से किया। वो कहाँ है? हम तो डायरेक्शन दे सकते हैं, अब तुमको पानी की तरह थोड़ी पिला सकते हैं हर चीज। वो चीज नहीं है, वो चीज मेरे को नहीं दिखता है। वो सिर्फ जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हैं ना, थोड़ा मतलब हाई ग्रेड के सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हैं ना, उनमें दिख रहा है वो चीज। उनको जैसे ही कुछ बता दो वो पढ़ते हैं। तो मेरे को वो चाहिए ना, वो चीज नहीं मिल रहा है ना तुम लोगों से। वो मिलेगा तो मेरे को अच्छा लगेगा। मैं तो उसी चीज की एक्सपेक्टेशन कर रहा हूँ। क्वेश्चन तुम लोग टेलीग्राम में पूछते हो नहीं, ठीक है? पूरा टेलीग्राम खाली पड़ा रहता है, दिन दिन भर खाली पड़ा रहता है, कोई मीनिंग है ही नहीं उसमें, ठीक है? या क्वेश्चन मांग भी लिया करो, कुछ तो मांगते भी नहीं हो कि सर हमको क्वेश्चन ही दे दो। कुछ तो करो, कुछ तो अलग हट के करो। सिर्फ 1 घंटे के क्लास में क्या कर लोगे? कुछ नहीं होगा, ठीक है? क्योंकि मैं आऊंगा, मैं पढ़ा के निकल जाऊंगा, इससे कुछ होगा थोड़ी? कुछ नहीं होगा ना इससे। इससे तो बस वही है कि आया पढ़ा के निकल गया। हम इस वजह से फ्रस्ट्रेटेड है कि हम पढ़ा के जाते हैं, तुम लोग शांत बैठ जाते हो। वो जो डिस्कशन है ना, वो नहीं बन पा रहा है, वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। वो चाहिए मुझे, वो करो ना, तब मजा आएगा। मतलब मेरे पढ़ाने के बाद 1 घंटा नोट्स बनाओ, पढ़ो, समझो, और तुरंत मेरे को डाउट्स पूछो टेलीग्राम में, तो एक अलग सा रहता है उसमें बोलना। वो चीज नहीं है, उस चीज को करो, ठीक है? अभी तो टॉपिक को लंबा कर देगा, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं डिस्कशन करने को। चलो अब चलते हैं स्पीसीज डाइवर्सिटी पे, कैसे पढ़ेंगे स्पीसीज डाइवर्सिटी। वही स्पीसीज रिचनेस वाली कहानी आती है। तो स्पीसीज डाइवर्सिटी की जब मैं बात करता हूँ, ये क्या बोलता है? इज द नंबर ऑफ डिफरेंट स्पीसीज दैट आर रिप्रेजेंटेड इन ए गिवन कम्युनिटी। एक गिवन कम्युनिटी में जितना तुम्हारा स्पीसीज डाइवर्सिटी की बात कर रहा है, वो क्या है? नंबर ऑफ डिफरेंट स्पीसीज। नंबर ऑफ डिफरेंट स्पीसीज जितने भी रह रहे हैं, उसको हम स्पीसीज डाइवर्सिटी बोल रहे हैं। इट कंसिस्ट ऑफ 3 कंपोनेंट: स्पीसीज रिचनेस, जैसे कि बोला था पहले, टैक्सोनॉमी एंड फाइलोजेनेटिक डाइवर्सिटी, तीसरा चीज है स्पीसीज इवेंटनेस, जो हम पढ़ रहे थे थोड़ी देर पहले। तो स्पीसीज रिचनेस का मीनिंग तो समझ ही रहे हो, जैसे मैंने बोला कि अगर अलग अलग जगह में कितने नंबर ऑफ स्पीसीज बिखरे हुए हैं, उनकी बात चल रही है। सिंपली द काउंट ऑफ द स्पीसीज, सही बात है, कितना नंबर फैला हुआ है किसी जगह में, दैट इज द स्पीसीज रिचनेस। तो number of different species represented in an ecological community, landscape or a region is called as species richness, ठीक है? Species richness does not take the abundance of the types of it to account. It is not the same thing as the diversity, which does take abundance into the account, ठीक है? abundance of the types into the account, समझा ये क्या बोला? ये बोला कि जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ ब्लैक डॉग और ब्राउन डॉग और व्हाइट डॉग, ठीक है? तो ये 1, 2, 3 क्या हुए? टाइप्स हुए। 3 टाइप्स हुए, ऐसे 4 टाइप्स, 5 टाइप्स, ये सब भी है। लेकिन वो सब स्पीसीज रिचनेस में काउंट नहीं होते हैं। ऑल्दो ये स्पीसीज डाइवर्सिटी का पार्ट है, बट हम यहाँ पे ना 1, 2, 3 नहीं बोलेंगे कि जो डॉग की पॉपुलेशन है उसमें स्पीसीज रिचनेस 3 है, हम ये नहीं बोल सकते हैं। हमको क्या करना होगा? ब्लैक डॉग में अगर 4 है, प्लस ब्राउन डॉग में अगर 2 है, और व्हाइट डॉग में अगर 2 है, ठीक है? तो यहाँ क्या बोलना पड़ेगा? 3, 2 + 2 मतलब 7 ही है। स्पीसीज रिचनेस कितने हैं डॉग कम्युनिटी के? 7 है।
हमको ये बोलना होगा। हम इसमें गलत वो नहीं कर सकते, गलत इंटरप्रिटेशन नहीं कर सकते। अगर तुमने गलत इंटरप्रिटेशन कर दिया तो तुम्हारा पूरा चीज ही गलत हो जाएगा, वो नहीं करना है। ठीक है, क्या होता है कि इट इज ए पॉपुलर डाइवर्सिटी इंडेक्स इन द इकोलॉजी बिकॉज इट इज यूज्ड व्हेन अबंडेंस डाटा इज नॉट अवेलेबल फॉर द डाटा सेट ऑफ द इंडेक्स। सही बात है, अगर हमको पता ही नहीं है किसी चीज के बारे में तो इसी को करना सबसे बेटर होता है कि एक एक को खोज के गिन लो। स्पीसीज रिचनेस, फिर आता है फाइलोजेनेटिक डाइवर्सिटी। ठीक है, तो ये क्या होता है, इट इज द मेजर ऑफ बायोडाइवर्सिटी व्हिच इनकॉर्पोरेट्स द फाइलोजेनेटिक डिफरेंसेस बिटवीन द स्पीसीज। फाइलोजेनेटिक डायमेंशंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी रिफ्लेक्ट द इवोल्यूशनरी डिफरेंसेस। सही बात है भाई, इवोल्यूशनरी डिफरेंसेस मतलब क्या है कि कुछ जानवर जो है वो ऐसे पैदा हुए कि वो दो पैर में चलने लगे, कुछ जानवर ऐसे हुए हैं कि जो चार पैर में चलने लगे। ठीक है, तो ये क्या है, ये इवोल्यूशनरी डिफरेंसेस है। जब वो चार पैर में रेंग रहे होंगे, कुछ लोगों ने सोचा होगा कि नहीं हम खड़े होके चलेंगे दो पैर में, तो वो खड़े होके चलना शुरू कर दिए। जो दो पैर वाले थे वो दो पैर में चले, फिर जो चार पैर वाले थे वो चार पैर में ही रह गए। तो ये डिपेंड करता है कि कैसे उनमें डिफरेंसेस आया है। जैसे मॉस्क्यूटो की ही बात कर लें आप, पुराने जमाने के जो मॉटन कॉयल मिलते थे, मॉटन के कॉयल आते थे, ठीक है, उससे आज के डेट में जो तुम्हारा मच्छर है वो नहीं मरेगा। आज के डेट का मच्छर ऑल आउट से मरेगा, क्योंकि वो रेजिस्टेंस हो चुका है, पिछले वाले से रेजिस्टेंस हो चुका है। तो ये डिफरेंट करता है कि इवोल्यूशनरी डिफरेंसेस उसमें क्या आया है, क्या वो इम्यून हो गया है तुम्हारे आज के इन्वायरमेंट से। तो ये फैक्टर्स जो है दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इवोल्यूशनरी डिफरेंसेस अमॉन्ग द स्पीसीज बेस्ड ऑन द टाइम सिंस फ्रॉम द एंसेस्टर, कॉमन एंसेस्टर से कैसे वो अलग है, इन चीजों का भी ध्यान रखना होता है। दैट रिप्रेजेंट्स ए कंप्रिहेंसिव एस्टिमेट ऑफ द phylogenetic, conserved ecological and phenotypic differences among the species। ठीक है, ये चीज उसने बोला, क्लियर हुआ ये चीज। ठीक है, फाइलोजेनेटिक डाइवर्सिटी में क्या बोला जा रहा है कि कैसे डिफरेंसेस उनका इवोल्यूशनरी, इवोल्यूशन के बेस पे हुआ है, इवोल्यूशनरी कितने चेंजेस आए हैं। ठीक है, अब आता है कि स्पीसीज रिचनेस को कैलकुलेट कैसे करोगे। ठीक है, अब आते हैं तुम्हारे कुछ कुछ चीजें, वर्ड्स, जिससे कि तुम स्पीसीज रिचनेस को कैलकुलेट करोगे। अब कौन कुछ जो टर्म्स हैं वो क्या है, अब देखो, पहला आता है स्पीसीज इवननेस। जो होता है वो एक डाइवर्सिटी इंडेक्स है दैट क्वांटिफाइज हाउ क्लोज इन द नंबर्स ईच स्पीसीज इन एन इन्वायरमेंट इज। मतलब क्या है, अगर मैं बोलूं कि डॉग की पॉपुलेशन 4 है तो ह्यूमन की पॉपुलेशन 4 है क्या, इसमें स्पीसीज इवननेस जो है समान है, अच्छा इवननेस है। लेकिन अगर हम बोले कि ह्यूमन पॉपुलेशन एक है तो स्पीसीज इवननेस नहीं है इसमें। ठीक है, अलग अलग है। सो द इवननेस ऑफ ए कम्युनिटी इज ए मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेड बाय पेल्यूज इवननेस इंडेक्स। ये साइंटिस्ट है, इनके बेसिस पे बनाया गया है। where h is the number derived from the Shannon diversity index and h max is the maximum possible value of h dash। तो ये तुमको बस फॉर्मूला ही याद रखना है, ज्यादा कुछ नहीं करना है इसमें। स्पीसीज इवननेस का फॉर्मूला में जेड डैश दिया होगा, एच दिया होगा, एच मैक्स दिया होगा, बस तुमको डिवाइड करके निकालना है। इसमें कुछ कंफ्यूजन मत रखना है, सीधा फॉर्मूला है, इसमें कुछ कहानी नहीं है। ठीक है, डाइवर्सिटी इंडेक्स ऑल्सो नोन एज phylogenetic index or phylogenetic matrices are used for mathematical measurement of the species diversity in a given community based on the species richness। अब स्पीसीज रिचनेस के बेसिस पे भी इसको कर सकते हो, और स्पीसीज एवेंडेंस के बेसिस पे भी तुम डाइवर्सिटी इंडेक्स को डिफाइन कर सकते हो। इसके दो टाइप्स हैं, एक डाइवर्सिटी इंडेक्स जो इकोलॉजिकल कैलकुलेशन में आता है, और कुछ स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन भी देता है। दो चीजें करता है, एक तो इकोलॉजिकल कैलकुलेशन मतलब इकोलॉजी के बेस पे कैलकुलेशन करो, या तो एक इंफॉर्मेशन स्टैटिस्टिक बनाओ कि इतने बर्ड्स हैं, इतने एक्सटिंक्ट हो गए हैं, इतने और जिंदा है, तो एक बर्ड स्पीसीज की बात करें तो ऐसे उनकी डाइवर्सिटी कैलकुलेशन होती है। ठीक है, अब आता है तुम्हारा सिम्पसन सिम्पसन इंडेक्स, सिम्पसन। ठीक है, तो सिम्पसन इंडेक्स क्या बोलता है, इज द डोमिनेंस इंडेक्स बिकॉज इट गिव्स मोर वेट टू द कॉमन और डोमिनेंट स्पीसीज। ठीक है, ये एक अलग चीज लेके आया है, डोमिनेंट स्पीसीज पे ध्यान दे रहा है। In this case, a few rare species with only a few representative will not affect the diversity। इसमें कोई प्रभाव नहीं है छोटे मोटे species का। It takes into the account the number of species present as well as the abundance of the each species। There are two different formula for calculating the D, either acceptable but is consistent। दोनों ही है अलग अलग। ठीक है, अब देखो n अपॉन n, अब ये स्मॉल n क्या है देखो,
द टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ ईच स्पीसीज। मतलब कि अगर मैं बात कर रहा था अभी डॉग क्या ना, ब्लैक डॉग, ठीक है, व्हाइट एंड ब्राउन की, ठीक है, ब्लैक डॉग का एक है, व्हाइट में तीन है और ब्राउन में दो है, ऐसे अगर बना दिया जाए, ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ स्पीसीज कितने हुए, ब्लैक डॉग के एक, इसके तीन, इसके दो, ठीक है। एन क्या हुआ, द टोटल नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑफ ऑल द स्पीसीज, ठीक है। अब ये सारे ऑर्गेनिजम्स को जोड़ दिया, उसमें एक एक को लिया, एक एक को मतलब अगर मैं बोलूं एक बट्टा क्या हो जाएगा, 6, ये तुम्हारा ब्लैक डॉग का क्या हो जाएगा, सिम्पसन इंडेक्स, ठीक है। वहीं पे अगर मैं बात करूं तुम्हारा, देखो ये इसीलिए तो 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है, इसलिए 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है। 1/6 हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 0.16, करेक्ट, वही ना, 1666 चलेगा। तो ये तुम्हारा ब्लैक डॉग का क्या हुआ, सिम्पसन इंडेक्स हुआ। तो इस तरीके से इसको निकाला जाएगा, बहुत ही इजी है, कोई बड़ा तोप मार चीज नहीं है सिम्पसन इंडेक्स निकालना। कल को दे देगा क्वेश्चन में तो निकालना आना चाहिए सिम्पसन इंडेक्स क्या है, यही दिया है, बहुत ही सिंपल है। सिम्पसन इंडेक्स का वैल्यू दिया है, नंबर दिया है, n इंटू n-1 कर दो, उससे तुम्हारा और वैल्यूज निकल आएगा तो तुम्हारा आंसर बन जाएगा, ठीक है। अब सिम्पसन इंडेक्स देखो, द इंडेक्स एस्टिमेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ द टू रैंडमली सिलेक्टेड इंडिविजुअल फ्रॉम ए कम्युनिटी बिलोंगिंग टू डिफरेंट स्पीसीज। प्रोबेबिलिटी बताता है कि हाँ ये ऑर्गेनिज्म इतना हो सकता है, इतना हो सकता है, ठीक है। सिम्पसन रेसिप्रोकल इंडेक्स भी है, द लोएस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ इंडेक्स इज 1 विच रिप्रेजेंट्स द कम्युनिटी कंटेनिंग ओनली ए सिंगल स्पीसीज। अब यहाँ पे तो सिंगल स्पीसीज है ना, यहाँ पे कुछ है ही नहीं, डाइवर्सिटी है ही नहीं। जब डाइवर्सिटी दिखेगी तो पता चल जाता है, बट डाइवर्सिटी कहीं कहीं पे है ही नहीं। सिम्पसन इंडेक्स की डाइवर्सिटी कुछ दिखाई नहीं रही है। जब एक ही स्पीसीज से डाइवर्सिटी क्या बनेगा, कुछ नहीं बनेगा। जब 3 स्पीसीज है उनमें डाइवर्सिटी आ सकती है, 6 डाइवर्सिटीज बन सकते हैं, ठीक है। 8 है तो 8 में 56 डाइवर्सिटी बन सकते हैं। अब कैसे बनेंगे देखो, अब तुमने ना बचपन में पढ़ा होगा कि हेड टेल, टेल हेड, हेड हेड, टेल टेल, ऐसे प्रोबेबिलिटी पढ़े हैं तुमने, करेक्ट। तो अगर मैं बात करूं, अगर तुम्हारा ये 8 स्पीसीज में 4 मेल अलग कैटेगरी के हैं, 4 फीमेल अलग कैटेगरी के हैं, तो हर एक मेल अगर अलग अलग फीमेल से जोड़ के रखेगा तो उसके रिप्रोडक्शन में जो बच्चा पैदा होगा वो भी अलग अलग होगा। अगर स्पीसीज के अलग अलग मेल फीमेल 4-4 हैं, किसमें, ये अदरतोड़ा वसिका जो प्लांट है, अगर सपोज करो इसमें 4 अलग अलग स्पीसीज है, 4 मेल है 4 फीमेल है, तो 4 मेल जो हैं वो 4 अलग अलग फीमेल से अगर कांटेक्ट बनाए तो इस तरीके से तो अलग अलग 56 ट्रेड्स बनेंगे। यही चीज वो समझा रहा है, यही डाइवर्सिटी है, वही वो दिखा रहा है। तो वो बोल रहा है द मैक्सिमम नंबर ऑफ वैल्यू इज इक्वल टू द नंबर ऑफ स्पीसीज इन द सैंपल। एग्जाम्पल, इफ देर आर 6 स्पीसीज इन ए सैंपल देन द मैक्सिमम वैल्यू इज 6, ठीक है। तो यही वो दिखा रहा है, यहाँ पे कुछ बड़ा चीज नहीं, ये बहुत ही सिंपल चीज है, इसको घबराना मत कि इसको देख के नहीं मेरे को नहीं आ रहा है, क्या हुआ। अब ये जो टोटल स्पीसीज तुमको दिखाया, अब इसका वो बोल रहा है कि इससे तुम सिम्पसन इंडेक्स निकालो। ये एक पर्टिकुलर जगह का प्लांट स्पीसीज का तुमको क्या दिया हुआ है, अलग अलग नंबर और अलग अलग तुमको फॉर्मूला दिया हुआ है। अब तुमको इसको निकालना क्या है, 15 बाई समथिंग करोगे क्या, ऐड करके 15/64 कर दोगे तो उस जगह का सिम्पसन इंडेक्स निकल जाएगा, ठीक है। यही ना फॉर्मूले में पढ़े हो, यही तो पढ़े हो तुम, n इंटू n-1 अपॉन n इंटू n-1 डाल के डी की वैल्यू निकाल लो, सिम्पसन इंडेक्स निकल जाएगा इससे, ठीक है। सब फॉर्मूला बेस्ड है, कुछ नहीं है इसमें। स्पीसीज याद करो, n इंटू n- याद करो, सारे फॉर्मूला से बेस्ड निकल जाएगा जो तुमको चाहिए, कुछ बड़ी कहानी नहीं है इसमें, ठीक है। ट्रेड्स बना रहे हो, ठीक है, डाइवर्सिटी दिखा रहे हो कि कितनी डाइवर्सिटी मौजूद है, इसीलिए इसका यूज किया जाता है किसमें, प्लांट स्पीसीज वगैरह में, पहाड़ों में, या कोई भी प्लांट रिलेटेड, इकोलॉजिकल रिलेटेड अगर तुम कोई थ्योरी या थीसिस बना रहे हो, पीएचडी कर रहे हो, किसी रिसर्च पे कर रहे हो, तो सिम्पसन इंडेक्स का काम वहां पे आ जाता है, ठीक है। ये है तुम्हारे सिम्पसन इंडेक्स, सिम्पसन डाइवर्सिटी इंडेक्स, यही वो बता रहा है। यहाँ पे जैसे ये 210 हुआ, ये 64 हुआ, ठीक है, n इंटू n-ni, ठीक है, तो सिम्पसन इंडेक्स की वैल्यू 0.3 हो जाएगी। सिम्पसन इंडेक्स ऑफ डाइवर्सिटी, एक डाइवर्सिटी वैल्यू है 1 - d जो कि 0.7 हो जाएगा। सिम्पसन रेसिप्रोकल इंडेक्स 3.3 हो जाएगा, ठीक है।
All three value quantify the same biodiversity. Hence, it is important to clear about which index should actually be used in a comparative studies. कौन सा तुमको चाहिए ये तुम पे बेस्ड है, ठीक है। दिखाएगा तुमको सारे इंडेक्स, ठीक है, अलग अलग इंडेक्स में, तो अलग अलग इंडेक्स का अलग अलग यूज है। बस हमको जानना है कि सिम्पसन इंडेक्स क्या होता है, इसलिए तुमको फॉर्मूला बेस्ड ये कहानी बताई जा रही है। फिर आता है तुम्हारा सैनॉन इंडेक्स, ठीक है। सैनॉन इंडेक्स पे भी कहानी, इसमें लॉगरिथम की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। सैनॉन इंडेक्स में वो क्या बोल रहा है, Shannon index is an information statistic index. It assumes that all the species are represented in a sample and they are randomly sampled. सही बात है। ये क्या बोल रहा है कि जो सारे स्पीसीज हैं वो इधर उधर बिखरे हुए हैं, हम रैंडमली सिलेक्ट कर रहे हैं। इट टेक्स इनटू अकाउंट द नंबर ऑफ स्पीसीज प्रेजेंट एज वेल एज द एबंडेंस ऑफ ईच स्पीसीज, दोनों ही ले रहा है, ठीक है। अब इसमें जो पी है, ये पी क्या है, एन अपॉन एन, ठीक है। is the proportion of individual of one particular species found divided by the total number of individual found n, ठीक है। एक पर्टिकुलर स्पीसीज और उसके बाद टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल जो कि पूरे जगह में मौजूद है, उसको ये कंसिडर कर रहा है अपने फॉर्मूले में, करेक्ट। सो एंड लॉगरिथम जो है वो तो तुम जान रहे हो, एल एन क्या है, दैट यू नो, ठीक है। हम दो चीजें करेंगे, एक तो पी आई ले रहे हैं, एक एल एन पी आई ले रहे हैं, दो चीजें मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अगर हम बात करें लेंटेना कैमरा का जो एबंडेंस है, मतलब इसमें 50 इंडिविजुअल मौजूद हैं, तो हम बात करते हैं एल एन 50, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, और अगर तुम 50 इंटू एल एन 50 कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा, -0.341, ठीक है, -0.341। ओके। अब यहाँ पे देखो माइनस साइन भी जोड़ के रखा है, इन सबको जोड़ोगे और फिर माइनस साइन से उसको वो करोगे, क्या, माइनस साइन मल्टीप्लाई करोगे, तो इसमें क्या आ जाएगा 1.201। ये सैनॉन इंडेक्स का फॉर्मूला है। ये भी कोई बड़ा कहानी नहीं है, बड़ा चीज नहीं है, इसमें तुमको एबंडेंस दिया होगा पहले से कि कितना नंबर ऑफ स्पीसीज मौजूद है। अगर तुमको ये चीज दिया होगा तो ये फॉर्मूला भी तुमको निकालने में कोई बड़ी चीज नहीं है, ठीक है। बहुत ईजी है, एक्सेल में जाके बस टाइप करने की जरूरत है कि हाँ सर ये स्पीसीज दिया है, ये इसकी एबंडेंस है। अगर यही चीज तुमको पता चल गया तो तुम इसके स्पीसीज के डाइवर्सिटीज इंडेक्स वगैरह भी निकाल सकते हो, काफी इजी है, कोई बड़ा चीज नहीं है। तो सैनन और तुम्हारा सिम्पसन, ये दो इंडेक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इकोलॉजी की जब पढ़ाई होती है, इकोलॉजी पे जब रिसर्च होता है, ठीक है, तो ये चीजें बहुत अच्छे से पढ़ानी चाहिए और बहुत अच्छे से समझना चाहिए कि ये इसका यूज क्या है, कैसे निकाला जाता है, ठीक है। तो ये बहुत जरूरी चीज है। टिपिकली द वैल्यू ऑफ एच आर जनरली बिटवीन 1.5 से 3.5 इन मोस्ट इकोलॉजिकल स्टडी। द इंडेक्स इज रेयरली ग्रेटर देन 4, ठीक है। Shannon index increases as both richness and evenness of a community increases। देखो कुछ टर्म्स जो बोल दिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कम्युनिटी का जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ रहा है, मतलब ज्यादा पॉपुलेशन आ रही है कम्युनिटी में, तो सैनन इंडेक्स भी इंक्रीज करेगा, रिचनेस भी इंक्रीज करेगा, इवेननेस भी इंक्रीज करेगा, दोनों चीजें इंक्रीज करेगा, ठीक है। और टिपिकली 1.5 से 3.5 सभी जगह में ये होता ही है, कंफर्म होता है, ठीक है, किसी भी जगह में। ओके ओके। अब ये क्या है, गोल्स है, ठीक है। गोल्स किस चीज के हैं, ठीक है, हमको जानने की जरूरत है कि क्या हम कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। अनसस्टेनेबल यूजेस, सस्टेनेबल यूजेस, इन पे कहानी है, बेनिफिट्स, ठीक है। एक स्टैट्स दे दिया तुमको एज ए स्टोरी के लिए। ये टॉपिक तुम्हारा खत्म हो ही गया है। ओके। अब थोड़ा मैं तुमको एक ब्रीफिंग देते हुए जाता हूँ कि जो बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन होता है, द प्रोसेस जो होता है ना बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन का, वो कैसे कैसे होता है, क्या क्या कहानी है, थोड़ा समझ में आना चाहिए तुमको। पहली बात, जब तुम बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन टॉपिक पढ़ रहे हो ना, तो तुमको दो चीजें पता होना चाहिए। एक तो पैटर्न, बायोडाइवर्सिटी कैसे कैसे मौजूद है। दूसरा है कंजर्वेशन, बायोडाइवर्सिटी की कंजर्वेशन कैसे कैसे होता है। कंजर्वेशन में क्या आता है, अप्रोचेस। अप्रोचेस में दो मेथड आते हैं जो कि तुम पढ़ोगे, एक होता है एक्स सीटू, एक होता है इन सीटू। इन सीटू और एक्स सीटू का डिफरेंस तो समझते हो। एक्स सीटू मतलब क्या होता है कि जहां पे वो जिंदा है, जहां पे वो पैदा हुआ है वहां से कहीं दूर, तो एक्स सीटू में क्या आ जाएगा, तुम्हारा जीन ट्रांसप्लांटेशन, मतलब किसी स्पीसीज का जीन लेके कहीं उसको और पैदा करना, ठीक है। इन सीटू क्या है, नेचुरल पार्क, बायोडाइवर्सिटी पार्क, ये सब क्या है, इन सीटू है, करेक्ट।
अब आता है कंजर्वेशन, सिर्फ उसी का नहीं करोगे, बायोडाइवर्सिटी का अर्थ का भी करना जरूरी है, ठीक है। उसके लिए क्या रिलेटेड आया, वर्ल्ड समिट वगैरह होते हैं, अलग अलग समिट क्रिएट किए जाते हैं, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी की बात करें तो इसमें 3 तरीके की डाइवर्सिटी है, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, देखो पूरा लेसन इसी में समेट दिया गया है, जेनेटिक डाइवर्सिटी, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी और स्पीसीज डाइवर्सिटी, 3 चीजें हैं। स्पीसीज डाइवर्सिटी में 2 चीजें पढ़ते हो, क्या, स्पीसीज रिचनेस, ये क्यों दिया है तुमको, क्या मीनिंग है, मैंने ये चीज तुमको क्यों दिया है, समझ में आ रहा है, वाई आई हैव गिवन दिस टेबल, कुछ समझ में आ रहा है। ये याद करने का सबसे बेटर तरीका है, अगर तुमने ये टेबल याद कर, ये जो फ्लो चार्ट याद कर लिया ना, तो तुमको पढ़ने का तरीका पता चल जाएगा कि क्या पढ़ना है और क्या समझना है, कैसे करना है। अब स्पीसीज रिचनेस और स्पीसीज इवननेस और स्पीसीज डाइवर्सिटी को पता करने के लिए हमको क्या चाहिए, 2 इंडेक्स चाहिए, सैनॉन और तुम्हारा सिम्पसन, तो वहीं पे चैट बना के लिख दो, स्टिकी नोट्स बना लो, ये हेल्पफुल है तुम्हारे पढ़ाई के लिए, इसीलिए ये नोट्स ना मैं तुमको दे रहा हूँ यहाँ पे, तो इस चीज के बारे में समझो। फिर लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी के 4 पॉइंट्स क्या क्या होते हैं, किन किन वजह से लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी होता है, ये पता होना चाहिए। तो तुम यहाँ देख सकते हो क्या है, हैबिटेट लॉस, फ्रेगमेंटेशन, ओवर एक्सप्लोटेशन, इन्वेजन ऑफ एलियन स्पीसीज, को एक्सटिंक्शन, ये सारी चीजें तुम्हारे, ये कहा आ गया, हाँ, तो ये सारी चीजें तुम्हारे किस में आ रहे हैं, इसी में आ रहे हैं, करेक्ट। तो ये चीजें तुमको पता होनी चाहिए फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। तो ये पता चल गया तो तुम बाकी चीजें भी बना लोगे। फिर स्पीशीज और एरिया का रिलेशन, ये सब पढ़ना आना चाहिए, ओके। नेचुरल यूटिलाइजेशन, ब्रॉड एथिकल रीजन, किस किस वजह से क्या क्या हो रहा है, ये सब पढ़ना चाहिए। नेक्स्ट क्लास में थोड़ा हम चलेंगे अभी डिटेल, इन सितु एक्स सितु कंजर्वेशन वगैरह में ये सब पढ़ने की जरूरत है, अभी तुम्हारा बायोडाइवर्सिटी का पार्ट वही सब में आएगा, ठीक है। क्योंकि इकोलॉजी का पहला सेशन खत्म हो चुका है, फॉरेस्ट, फॉरेस्ट टाइप्स, इकोसिस्टम, फूड चेन, फूड वेव, ठीक है, इकोसिस्टम सर्विसेज, वो सब खत्म हो चुका है। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, बेसिक डेफिनेशंस वगैरह पढ़ चुके हो। अब तुम चलोगे स्ट्रैटेजी, कि किस तरीके से तुम इकोलॉजी में तुम्हारा बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन करोगे, दैट वी विल स्टडी इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है। कल रहेगी नेक्स्ट क्लास, कल पढ़ेंगे। अगर संडे भी फ्री हो तो संडे बता दो, संडे भी क्लास ले लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे क्लासेस स्किप हुए हैं, अगर फ्री हो तो, अदरवाइज नहीं लेंगे। तुम ही में से बताओ, अगर संडे किसी को क्लास लेना है तो एक्स्ट्रा क्लास ली जा सकती है तुम्हारे मन से, ठीक है। या तो 1.5 घंटे का फिर क्लास ले लूँ, थोड़ा आगे बढ़ाऊंगा, अगर सिलेबस को चाहिए, तुमको सिलेबस जल्दी पढ़ना है तो, क्या चाहते हो कृष्णा, दिवाली, फिर बताओ, क्या तुम लोग को चाहिए, 1.5 घंटे की क्लास चाहिए, या तुम लोग संडे वगैरह भी मैनेज कर लोगे, ले लो बट सुबह का टाइम, ओके, या इवनिंग का टाइम। ये रिकॉर्डिंग आधा हुआ है क्या आज की क्लास का, ये क्यों लग रहा है आधा क्लास का रिकॉर्डिंग हुआ है। खैर देखेंगे वो क्या प्रॉब्लम हो रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, नोट्स दे दूंगा, नोट्स देख ही लोगे। अरे डाल चुका हूँ, तुम कौन से ग्रुप में पता नहीं, वो अपडेट हो जाएगा। बट तुम नोट्स बना रहे हो या नहीं पता कैसे चलेगा मेरे को कृष्णा, तुम क्या कर रहे हो, कैसे पढ़ रहे हो, मेरे को तो नहीं समझ में आ रहा है। गुड नाइट देखो बोलते ही भाग गया, बोलते ही भाग जाता है, पूछ लिया क्वेश्चन तो भाग गया तुरंत गुड नाइट बोल के।
कब तक तुम लोग दिखाओगे यार? रोशनी चौरस चौरिया कौन है रोशनी? क्या रोशनी? नए हो क्या? न्यू स्टूडेंट? हेलो रोशनी। कृष्णा भाई तुम ना नोट्स बना के दो, ठीक है? चेक कर रहा था, तुम नोट्स बना के दो, ठीक है? तुम पिछले यूनिट्स के ना नोट्स बना के दिखाओ मेरे को पहले। बहुत बगर बगर करते हो, नोट्स मांगते रहते हो, खुद अपने भी तो दिखाओ। रोशनी। यस सर, मैं न्यू हूँ। तुम्हारा बैकग्राउंड क्या था? मतलब एमएससी में क्या सब्जेक्ट था तुम्हारा? वो अपडेट हो जाएगा कृष्णा, डोंट वरी। मैं देखता हूँ, आज देखता हूँ कहाँ तुम्हारा कंटेंट कहाँ मिसिंग है। आई विल सर्च इट आउट। वेट, आज मैं देखता हूँ। लेकिन उसके बाद एक्सक्यूजेस मत देना कि नोट्स नहीं मिल रहे हैं, वो क्लासेस करना। एमएससी माइक्रोबायोलॉजी? कहाँ से माइक्रोबायोलॉजी की हो? कौन से यूनिवर्सिटी से? विच यूनिवर्सिटी? सागर, एमपी? मतलब हम्म, अच्छी यूनिवर्सिटी है सागर यूनिवर्सिटी। हाँ हाँ, मैं जान रहा हूँ, हरि सिंह गौर सेंट्रल यूनिवर्सिटी, आई गॉट इट। वो बताने की जरूरत नहीं है, समझ रहा हूँ। अच्छी यूनिवर्सिटी, फेमस है। अभी तो इन्वायरमेंटल साइंस में हमारे एक सीनियर वहाँ पे अपॉइंटेड है, अमित जी। डॉक्टर अमित वहाँ पे अपॉइंटेड है। ओके, तो चलो फिर मिलते हैं अगले क्लास में।